Good morning students and my dear friends, today is 15th of December 2023, Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी डेली अपलोड होती है इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको 4 न्यूज़पेपर के अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे रेगुलरली। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is a man who is the teacher of patience is the master of everything। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, स्टॉक्स एट न्यू हाई एज फेड सिग्नल्स 3 cuts in 2020। तो इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, जो बेंचमार्क स्टॉक इंडाइसेस हैं, उन्होंने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में नए हाइट्स और फ्रेश हाइट्स अचीव किए। पिछले कुछ 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ग्लोबल पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। और कल की जो रैली हुई वो हमें किस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से देखने को मिली? कल यूएस फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी रेट हाइक को लेकर के और अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के जो स्पेकुलेशन चल रही थी उसको खत्म कर दिया। यानी कल यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी अपकमिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी जेस्चर है, उसको लेकर के अनाउंसमेंट किया। एंड फेडरल रिजर्व हैज इंडिकेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 cuts in 2024। अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग कैलेंडर ईयर में 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटरेस्ट रेट कट जो है वो यूएस फेडरल 3 इंटरेस्ट रेट कट अनाउंस कर सकता है और इसका इंपैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला। पहले कितना एंटिसिपेट किया जाता था? पहले ऐसे एंटिसिपेट किया जाता कि अप्रॉक्सीमेटली 50 बेसिस पॉइंट से जो यूएस फेडरल है वो इंटरेस्ट रेट में कट कर सकता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। लेकिन जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया तो अनाउंसमेंट 75 बेसिस पॉइंट का हुआ है और इसी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद इंटरेस्ट रेट में अप्रॉक्सीमेटली 75 बेसिस पॉइंट का कट अपकमिंग टाइम में यूएस फेडरल करेगा, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी में जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है वो लो होगा। तो इन्वेस्टर्स जो है उनको कम बेनिफिट मिलेगा, हम बोल सकते हैं कम इंसेंटिव मिलेगा वहाँ पर इन्वेस्ट करने का। तो दे विल इन्वेस्ट इनटू इमर्जिंग इकोनॉमीज और इसी सेंटीमेंट की वजह से हमें जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसमें उनके स्टॉक्स में हमें इंक्रीज देखने को मिला। और सेम हैपेंस विथ इंडिया। इंडिया में जो 30 स्टॉक सेंसेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 930 पॉइंट्स तक जंप करके 1.34% का उसमें हमें जंप देखने को मिला और 70,514.2 के पॉइंट पर सेंसेक्स जो है वो क्लोज हुआ। और यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो 50 कंपनीज का जो इंडेक्स है उसमें भी 1.23% का इंक्रीज देखने को मिला और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई यानी 21,182.7 पर क्लोज हुआ। हालांकि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग देखें, इंट्राडे हाई देखें जो कि निफ्टी का 21,210.9 रहा। और इस रैली में जो सबसे टॉप गेनर्स कंपनी रही, जो टॉप गेनर सेक्टर रहा वो आईटी कंपनीज है, जिसमें इंफोसिस ने सबसे ज़्यादा गेन रजिस्टर किया, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री और अप्रॉक्सीमेटली इन तीनों ने 3.5% का गेन जो है वो रजिस्टर किया बाय द एंड ऑफ द डे। तो अभी तक आईटी सेक्टर जो कि हाईली डिपेंडेंट है डेवलप कंट्रीज पर, यूएस और वेस्टर्न इकोनॉमीज पर, उसमें जो लेगार्ड सिचुएशन देखने को मिल रही थी फाइनली उसमें थोड़ा सा ओवरकम देखने को मिला और इस पर्टिकुलर रैली में आईटी सेक्टर ने अच्छा खासा गेन रजिस्टर किया। So this is all about the top MCAP of BSE listed companies. You can just have the glimpse of it. ये जो sectoral indices रहे उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी? तो रियलिटी, इंडस्ट्री, कैपिटल गुड, ऑटो, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी एंड यूटिलिटीज में आप देख सकते हैं इतना इतना गेन देखने को मिला। एंड दिस इज ऑल अबाउट नेट एफटीआई इनफ्लो इनटू इक्विटी मंथली। तो एफटीआई जो इनफ्लो है, एफपीआई नॉट एफटीआई, एफपीआई मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हमें इनफ्लो, पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिला। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टोटल एमकैप ऑफ बीएसई लिस्टेड कंपनीज जो कि कंटिन्यूअसली पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इंक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल इंडाइसेस। जो अदर ग्लोबल इंडाइसेस हैं उनमें कितना इंक्रीज देखने को मिला? तो 3 जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया,
3 जो हैं उन्होंने निगेटिवली रिएक्ट किया। तो आप देख सकते हैं, डेफिनेटली इसको याद करने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू वेट ट्वीक लाइकली आफ्टर नेक्स्ट इलेक्शन। तो जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोबेबली गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन से पहले अनाउंस कर सकती है, तो उस स्पेकुलेशन को लेकर के फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोबेबली वेट कर सकती है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए। और कब तक का वेट? गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो यही है कि प्रोबेबली नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो उसके बाद, जो जनरल इलेक्शन शेड्यूल है 2024 में, उसके बाद, उसके रिजल्ट्स के बाद नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो रिवील करी जाए या लॉन्च करी जाए। तो जो वेट चल रहा था इंडिया का कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, दैट वेट जस्ट गो लॉन्गर, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट तैयार किया, जो मिनिस्ट्रीज ने, डिपार्टमेंट ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट को लेकर के दोबारा से गवर्नमेंट रिव्यू करना चाह रही है। स्पेशली ग्रीन एजेंडा, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर के जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं रिसेंट टाइम में, उसकी वजह से सप्लाई चेन शिफ्ट को लेकर के गवर्नमेंट फिलहाल दोबारा से इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्राफ्ट को देखना चाह रही है। और अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं और रेगुलर हैं इस चैनल पर, तो आपको पता भी होगा कि लेट लास्ट ईयर यानी 2022 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट भी सर्कुलेट किया था, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, जिसका पर्पस सिंपल था कि जो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको रिप्लेस किया जाए। और इस ड्राफ्ट को इसीलिए सर्कुलेट किया गया था ताकि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनसे कंसल्टेशन हो सके, वो अपने फीडबैक दे सकें। और पर्पस क्या था? अगर उस ओवरऑल ड्राफ्ट के पर्पस या एम की बात करें तो सीधा पर्पस था इनोवेशन को और कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना, जिससे कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर सकें। और इंडिया का जो अभी का एम है एज अ ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर, ग्लोबल सप्लाई चेन हब बन करके उभरना, उससे अलाइंड था। और चूंकि लास्ट ईयर सर्कुलेट किया गया था ये ड्राफ्ट, तो ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि प्रोबेबली इस ईयर इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं ग्रीन एजेंडा को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर, क्लाइमेट को लेकर के, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उस सिचुएशन में फिलहाल गवर्नमेंट किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। तो जो ड्राफ्ट पॉलिसी प्रपोज करी गई थी उसमें वन नेशन वन स्टैंडर्ड का भी कंसेप्ट आया था, जहां पर प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर के जो है वो एक स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। स्पेशली स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा था, अर्बन रूरल एरियाज में इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा था, अर्बन लोकल पॉलिटीज में लो कॉस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी जा रही थी, एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के सेटअप की बात है, कई सारे इसमें मेजर थे। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इसको अब दोबारा से रिव्यू करना चाह रही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट, न्यू ग्लोबल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम Mint also. Big chunk of CPI items within RBI range, yet inflation is up. तो अगर आपने अभी 2-3 न्यूज़ एनालिसिस प्रीवियस की सुनी है तो हम सभी ने डिस्कस किया था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है नवंबर के मंथ में, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा था, और पिछले 3 महीनों का वो सबसे हाईएस्ट इंक्रीज था रिटेल इन्फ्लेशन में। तो रिटेल इन्फ्लेशन का तो हमने डिस्कस किया था। दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट द बास्केट ऑफ CPI, जो यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो बास्केट, कमोडिटीज की बास्केट है, जिसको कैलकुलेट करके CPI इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए, तो सेपरेटली उस बास्केट में जो आइटम्स हैं उनको दिखा गया है। तो एज पर द बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट इज यूज्ड टू कंप्यूट दिस CPI, अगर उन आइटम्स की सेपरेट हम इन्फ्लेशन देखेंगे, अगर मान लीजिए 16 आइटम है, तो अगर उनकी सेपरेट इन्फ्लेशन देखें, सेपरेट प्राइस हाइक देखें, तो अप्रॉक्सीमेटली 49 या हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50% आइटम ऐसे हैं जिनका जो प्राइस इंक्रीज है, जिनकी जो इन्फ्लेशन है वो RBI की रेंज में यानी 2 से 6% की रेंज में ही है। बेसिकली मिंट ने एनालिसिस करिए कि एनालिसिस पब्लिश नहीं हुई। तो कमोडिटी बास्केट को अगर हम देखें तो उसमें आधे आइटम्स ऐसे हैं जिनकी CPI या जिनकी इन्फ्लेशन RBI की जो मैंडेट है, जो इन्फ्लेशन को लेकर के जो RBI की रेंज है उसके अंदर ही है। एंड दिस इज द हाईएस्ट शेयर ऑफ दीज आइटम विद इन द टारगेट रेंज इन द लास्ट 5 years। तो कहीं ना कहीं ये जो सेपरेट आइटम वाइज अगर इन्फ्लेशन देखें तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करके प्रोबेबली जो इन्फ्लेशन है दैट कुड वेल बी ऑन इट्स वे टू मॉडरेशन। आगे आने वाले टाइम में प्रोबेबली थोड़ा सा मॉडरेशन हमें इन्फ्लेशन में देखने को मिल रहा है।
स्पेशली अगर हम देखें किन आइटम्स ने इन्फ्लेशन या सीपीआई को इंक्रीज करा, क्योंकि अगर आधे आइटम्स आरबीआई की लिमिट में हैं, आरबीआई की रेंज में हैं, तो ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनमें इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी और जिसकी वजह से ओवरऑल सीपीआई हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम बात करें फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, इन सब में जो इन्फ्लेशन है उसमें इंक्रीज है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सीपीआई है नवंबर मंथ की वो हाई दिख रही है। तो अगर हम ये कहें हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज है, वो हाई है, जिसकी वजह से ओवरऑल सीपीआई में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन के जो आइटम्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, उनका वैल्यू, उनका वेट भी ज़्यादा होता है ओवरऑल सीपीआई कैलकुलेशन में। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली द इन्फ्लेशन इज अप येट, बट अगर आधे आइटम्स को देखें तो उनमें इन्फ्लेशन अभी भी रेंज में ही है। और प्रॉबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों का सबसे हाईएस्ट शेयर है दीज आइटम्स का विद इन द टारगेट रेंज इन दीज ईयर्स। तो ये बात रही इन्फ्लेशन का, बेसिकली डिटेल कैलकुलेशन किया है, डिटेल एनालिसिस करी है मिंट ने। अब देख लेते हैं क्लिप। एमसीए सेट टू रोल आउट ई हेयरिंग्स। तो बहुत जल्द ही गवर्नमेंट जो है वो वर्चुअल हेयरिंग्स के लिए, ई हेयरिंग्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। किस पोर्टल पर? MCA21 पोर्टल पर। और अगर ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है ये वर्चुअल हेयरिंग, वर्चुअल मीटिंग, तो इन दैट केस जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, उनको अब कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस पर नहीं जाना पड़ेगा केस, किसी भी तरह की केस हेयरिंग के लिए। तो जो एमसी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज ऑल सेट टू रोल आउट द ई एडजुडिकेशन ऑन इट स्टैट्यूटरी फाइलिंग पोर्टल बाई मार्च। तो मार्च से ये ई हियरिंग और ई आर्बिट्रेशन, ई एडजुडिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई है। वंस इट इज लॉन्च, ऑल द प्रोसीडिंग्स बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ROCs दैट रिलेटेड टू कंपनी मैटर विल बी हेयर्ड ऑनलाइन ओनली। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। क्रिप्टो अडॉप्शन हाई इन इंडिया, IMF जॉर्जिया। तो इंटरनेशनल, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलीना, उन्होंने थर्सडे को क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन को लेकर के बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, स्पेशली अदर कंट्रीज में भी, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। और उनके अकॉर्डिंग जो क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन है दैट इज हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया जहां पर अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, डिजिटल करेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है पॉलिसी फ्रेमवर्क में। इस तरह के कंट्रीज में जो क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो असेट्स का अडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा है या हाई अडॉप्शन है। और इसकी वजह से जो, अगर हम बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्रिप्टो असेट का अडॉप्शन हाई है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो वहाँ के माइक्रो फाइनेंस स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। माइक्रो फाइनेंस स्टेबिलिटी पर ही क्यों, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी पर, उस कंट्री की इकोनॉमी पर इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन का, हाई क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी डिजिटल मनी को लेकर के सियोल में, और उसी को लेकर के जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस क्रिस्टलीना, उनका ये कहना है कि इस तरह का जो हाई अडॉप्शन है, जो क्रिप्टो असेट्स हैं, ये उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इम्पैक्ट करते हैं, को अंडरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट पर नहीं रह जाता बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टो अडॉप्शन, बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी पेनिट्रेशन। और इसका इम्पैक्ट हमें उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी के कई सारे फाइनेंस से कई सारे एस्पेक्ट पर देखने को मिलता है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इम्पैक्ट करता है, माइक्रो फाइनेंस स्टेबिलिटी इम्पैक्ट करती है, इसके अलावा कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट जो मेजर्स हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स को लेकर के जो लिमिट लगाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं ब्रीच होती है, जिसकी वजह से जो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है वो अंडरमाइन होती है इफ टैक्स कलेक्शन बिकम वोलेटाइल एंड मोर डिफिकल्ट टू इन्फोर्स। क्योंकि क्रिप्टो असेट्स को ट्रैक कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो टैक्स कलेक्शन भी इम्पैक्ट करता है। आप किस पर टैक्स लगाएंगे? कोई क्रिप्टो असेट में इन्वेस्ट कर रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे आप टैक्स लगाएंगे जब आप उसको, उसकी आइडेंटिटी को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो टैक्स कलेक्शन इम्पैक्ट करता है, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट इम्पैक्ट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इम्पैक्ट करता है। तो फिलहाल के लिए जितनी भी इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, इन सब में क्रिप्टो असेट्स का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, जस्ट टू अवॉइड द टैक्स और जस्ट टू हैव द मोर कंट्रोल ऑन असेट्स। और उन्होंने कई सारे कंट्रीज का एग्जांपल भी दिया, जैसे कि ब्राज़ील। अगर ब्राज़ील की बात करें तो उसमें 100 रील्स स्पेंड ऑन फॉरेन सिक्योरिटीज, 25 गो टू इनटू
क्रिप्टो असेट्स, और अप्रॉक्सीमेटली यही डेटा लगभग सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ अ टाइम फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज टू एक्ट, अदरवाइज इट मे अंडरमाइन देयर माइक्रो फाइनेंस स्टेबिलिटी, और इससे इकोनॉमी जो है कंट्रीज की वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी। और उनके अकॉर्डिंग इंडिया इज इमर्जिंग एज अ टॉप क्रिप्टो करेंसी मार्केट, और ये अपकमिंग रेगुलेटरी और टैक्स रिलेटेड जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको पॉलिसी मेकर्स, स्ट्रेटजिस्ट, रेगुलेटर कैसे रेगुलेट करेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इसके अलावा अगर क्रिप्टो महीने की बात करें, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स को देखें तो नंबर 1 पोजीशन पर इंडिया है, फॉलोड बाय नाइजीरिया, वियतनाम, यूएस, यूक्रेन, फिलीपीन, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये सभी जितने कंट्रीज हैं, केवल यूएस को छोड़ करके अप्रॉक्सीमेटली सभी कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग है। तो इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन। और आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है अगर डिजिटल एसेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 to 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4, और ये इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इनको हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल देख लेते हैं, WPI टर्न्स पॉजिटिव आफ्टर 8 months in November as food mineral price। तो फाइनली WPI यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स ने जो डिफ्लेशनरी ट्रेंड है उसको ब्रेक कर दिया है 8 महीनों के बाद। 8 महीनों के बाद जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है वो हमें पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिल रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जो नवंबर में WPI इन्फ्लेशन का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किया है, जिसको हम फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन, फैक्ट्री गेट प्राइस के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमें 8 महीनों के बाद पॉजिटिव टर्न या पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है। एंड एज पर दिस डेटा in the month of November WPI was 0.26%, जो कि अक्टूबर में कितनी थी, -0.52। तो अक्टूबर में -0.52 से इंक्रीज होकर के +0.26 पर पहुंच गई है WPI। तो फाइनली 8 महीनों के बाद WPI हमें पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिल रही है। और इसके रीजन की बात करें तो जो हाई बेस इफेक्ट था लास्ट ईयर, अगर आप पिछले साल देखें तो जो WPI थे कंटिन्यूअसली डबल डिजिट के रेट से ग्रोथ कर रही थी, तो हाई बेस इफेक्ट जो था वो रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा जो फूड आर्टिकल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, मिनरल्स हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, इन सब के प्राइस में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो जब हम सभी जानते हैं अभी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करिए तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, उसके बेसिस पर कितना इंक्रीज हुआ है इसके टर्म्स में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस सारे जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला। इसके अलावा हाई बेस जो इफेक्ट था उसका भी इम्पैक्ट जो है वो अफेड हो रहा है, जिसकी वजह से फाइनली जो नवंबर के मंथ में पॉजिटिव हमें इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन देखने को मिली। और अगर इसी पर्टिकुलर नवंबर मंथ का लास्ट ईयर का डेटा देखें तो उस समय होलसेल प्राइस, जो होलसेल या WPI बेस्ड जो इन्फ्लेशन थी वो 6.12% थी। और सेपरेटली अगर देखें तो फूड प्राइसेस में 3 मंथ्स हाई इन्फ्लेशन रही 8.18%, जो कि प्रीवियस मंथ में 2.53 थी। इसी के अलावा अलग अलग कमोडिटीज में भी आप देख सकते हैं, अनियन, पल्सेस, वेजिटेबल, पेडी, मिल्क, फ्रूट, सब में अप्रॉक्सीमेटली प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला, और जिसकी वजह से CPI भी इंपैक्ट हो रही थी, हमने पिछले एनालिसिस में डिस्कस भी किया था, और उसका इंपैक्ट हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स पर देखने को मिला, जिसकी वजह से फाइनली 8 महीनों के बाद जो WPI है वो पॉजिटिव टेरिटरी में आई। अब इसी के साथ एक और न्यूज़ है, उसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड रुपी गेन आफ्टर US फेड रेजेस होप्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड और रुपी में फिर से हमें गेन देखने को मिला। पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अगर हम देखें तो इंडियन रुपी कंटिन्यूअसली डेप्रीशिएट कर रहा था, बट जिस तरीके से US फेडरल रिजर्व की मीटिंग ने ये सिग्नल दिया है कि इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर का जो रेट हाइक है वो रेट हाइक साइकिल अब खत्म हो चुकी है। अब जो रेट हाइक होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा, और अप्रॉक्सीमेटली 3 रेट हाइक या 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा। तो इन सारे सिग्नल्स की का इम्पैक्ट, इन सारे जेस्चर पोस्चर का इम्पैक्ट जो कि फेडरल रिजर्व ले रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें
इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इंडियन रुपी पर देखने को मिला। तो यूएस रेट सेटिंग पैनल डिसाइडेड टू कीप की रेट अनचेंज, जो कि करंटली 5.25 और 5.50% है फॉर कंसेक्यूटिव थर्ड मीटिंग। और इसका इंपैक्ट हमें इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं 10 ईयर के जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं उन पर देखने को मिला। 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड सेटल टू 6 बेसिस पॉइंट लोअर, अप्रॉक्सीमेटली 7.20% पर सेटल हुआ, जो कि पिछले 3 महीनों का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अगर लोकल करेंसी की बात करें, इंडियन करेंसी जो है वो 83.33 पर डॉलर पर सेटल हुई, जो कि वेडनेसडे को अगर आपको याद हो मैंने न्यूज़ कवर भी की थी 83.40 थी। तो हमें इंडियन करेंसी में भी एप्रिसिएशन देखने को मिला। और जो इंडियन बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड, स्पेशली जो बेंचमार्क बॉन्ड है 10 साल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, जी सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें भी हमें गेन देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस यूएस फेडरल पॉलिसी पॉस्चर, जहां पर यूएस फेडरल ने क्लियरली इंडिकेट किया कि फिलहाल इस साल आप कोई भी पॉलिसी रेट हाइक या कट नहीं होने वाला है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नेट डायरेक्ट टैक्स मॉप अप राइजेस 23% एट रुपी 10.6 ट्रिलियन। तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा रिलीज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेटा रिलीज किया है और इसके अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही, फाइनेंशियल ईयर 24 के 8 महीनों का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 58.34% तक पहुंच गया। 58.34% ऑफ व्हाट? ऑफ बजटेड एस्टिमेट, बीई का जो बजट में जो एस्टिमेट किया गया था कि अप्रॉक्सीमेटली 10.64 ट्रिलियन का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा। कब? इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा एस्टिमेशन किया था, बजट में किया गया था कि इतना नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा। उसका 58.34% इनिशियल जो 8 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के उसमें कलेक्ट हो चुका है। सो नेट डायरेक्ट कलेक्शन फॉर द अप्रैल to November stood at approximately 10.64 ट्रिलियन, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 23.4% ज़्यादा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10.64 ट्रिलियन का कलेक्शन किया गया है इन 8 महीनों में। और ये जो कलेक्शन हुआ ये टारगेट नहीं था, ये दिस इज द एक्चुअल कलेक्शन that has been done in these 8 month of financial year 24। हाँ, टारगेट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 18.23 ट्रिलियन का एक्सपेक्टेशन है कि इतना कलेक्ट किया जाएगा। किससे? डायरेक्ट टैक्सेस के, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड है। और अप्रॉक्सीमेटली 15.38 लाख करोड़ जो हैं वो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये एंटिसिपेशन है फिलहाल के लिए। 10.64 का रोबस्ट कलेक्शन हुआ जो पिछले साल से 23% ज्यादा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया टेक्स कवर एज क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट शूट अप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स। और उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेट मूवमेंट की वजह से, ट्रांजिशन की वजह से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से डिफरेंट फोरम्स में क्लाइमेट को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, इकोलॉजी को लेकर के नए नए टारगेट सेट किए जा रहे हैं, नए नए कमिटमेंट करे जा रहे हैं, उसकी वजह से कंट्रीज जो हैं वो कई सारे नए पॉलिसी इनिशिएटिव ले रही हैं क्लीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए। और क्लीन टेक्नोलॉजी हेयर मीन्स बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर व्हीकल, ईवी टेक्नोलॉजीज, सोलर, विंड एनर्जी, इस तरह की जो एनर्जीज हैं। और इनके लिए जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सोलर पैनल बनाने की बात करें या ईवी व्हीकल्स की बात करें, तो जो मिनरल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट, उस तरह के मिनरल्स की, बैटरी बनाने के लिए जो मिनरल्स यूज होते हैं, जैसे कि लिथियम की बात करें, तो इन सब की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। क्योंकि कंट्रीज जो हैं वो अब फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट कर रहे हैं। और हालांकि वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रीज जो है उन्होंने ट्रांजिशन जो है वो प्लान कर लिया है। और मे बी फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। लेकिन चूंकि अभी हम ट्रांजिशन फेज में है, संक्रांति काल में है, जिसकी वजह से डिमांड जो है इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से कंट्रीज की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी इंक्रीज है। बहुत सारे कंट्रीज के पास इन क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्वॉयर्स नहीं है और उन्हें इस क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ रहा है, दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया भी इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। इंडिया के पास भी बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका रिजर्वॉयर
या उनकी माइंस नहीं है, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ रहा है उन क्रिटिकल मिनरल्स को। और इंडिया भी हम सभी जानते हैं ईवी को लेकर के, सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के कई सारे टारगेट इंडिया ने भी सेट किए हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स that are required for India's ambitious transition towards renewable energy or green energy are imported from China, which is a leader in terms of global production and supplier of these resources. Especially अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन और सोलर पैनल्स की बात करें तो इन 3 सेगमेंट में इंडिया ने बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं। और इन 3 एरियाज में जो क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, इन 3 एरियाज को डेवलप करने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, उसका बहुत बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो चाइना है। तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के वो भी इंक्रीज हो रही है, स्पेशली इन 3 सेगमेंट्स में। हालांकि सोलर पैनल को लेकर के और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर गवर्नमेंट ने जो लिथियम और जो सोलर पैनल्स में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको लेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारी PLI स्कीम भी लॉन्च करी है, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमें लॉन्गर टर्म में देखने को मिलेगा। अभी शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट जो है वो विजिबल नहीं होगा। और इसीलिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने नवंबर 29 को जो क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट जारी करी थी उसका ऑक्शन भी इनिशिएट कर दिया है। 20 ब्लॉक्स जो हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली जिसका वैल्यूएशन $5.4 बिलियन है, यानी 45,000 करोड़ है, उसका ऑक्शन भी गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया हसल बजल में, ताकि ये जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पर, स्पेशली चाइना पर, इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के वो रिड्यूस हो सके। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जिस कंट्री का जितना ज़्यादा इंडोमेंट होगा इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, जिसकी जितनी ज़्यादा सुपरमेसी होगी इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि रिसेंट टाइम में जो ओपेक कंट्रीज थे उन्होंने एनर्जी सेक्टर पे रूल किया था। और फिलहाल के लिए अब क्योंकि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो अपकमिंग टाइम में जो क्रिटिकल मिनरल्स का एलोकेशन जितना होगा, इंडोमेंट जितना होगा, उस कंट्री की पावर जो है वो उतनी ज़्यादा मानी जाएगी। सो इंडिया भी इसी तरह से प्लान कर रहा है कि एटलीस्ट अगर हम एक्सपोर्टर नहीं बने तो एटलीस्ट सेल्फ रिलायंस तो रहें, हमें किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना होना पड़े इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो हमने प्रोसेस शुरू करी है ऑक्शन की प्रोसेस के बाद एलोकेशन होगा, एलोकेशन के बाद से एक्सप्लोरेशन होगा, देन जाकर डेवलपमेंट होगा, फिर उसका इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। बट इनिशियली अभी तो फिलहाल अगर हम देखें तो इंडिया की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 23 तक का डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 35% का जंप हमें देखने को मिल रहा है इन क्रिटिकल मिनरल के इम्पोर्ट पर, स्पेशली ग्लूकोनाइट, निकल, प्लैटिनम ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, PGE ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, पोटाश, ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम, फॉस्फोराइट, लिथियम, टाइटेनियम और जो रेयर एलिमेंट है। तो PGE ग्रुप और RE ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके इंपोर्ट में हमें बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर रीसेंट डेटा देखें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का तो अप्रॉक्सीमेटली जो 10 मिनरल्स हैं उनका इंपोर्ट 34% तक इंक्रीज हुआ, अप्रॉक्सीमेटली $11 बिलियन इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि पहले फाइनेंशियल ईयर 23 में जो कि पहले $8.3 बिलियन था। तो $8.3 बिलियन 22 में था और 23 में आते आते $11 बिलियन तक इंक्रीज हो चुका है। और केवल इस कैलेंडर ईयर के H1 की बात करें, इस फाइनेंशियल ईयर के H1 की बात करें, यानी 24 के केवल फर्स्ट हाफ को देखें तो $4.9 बिलियन की इन मिनरल्स की वैल्यूएशन के इंपोर्ट हम कर चुके हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन का क्रिटिकल मिनरल अभी तक हम फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम अभी तक इंपोर्ट कर चुके हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो PG ग्रुप के जो 6 एलिमेंट्स हैं उनका है। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट तो कर दिया है ऑक्शन प्रोसेस, लेट अस सी कि कब ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस होती है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, मार्केट सोर्स ऑन डोविश फेड सेंसेक्स सेटल अटॉप 70K। दिस न्यूज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मिंट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, अवॉइड यूनिलैटरल बैरियर्स, कॉल अ विन फॉर इंडिया एट COP28। So India has successfully led the negotiation on the inclusion of strong language against the unilateral trade measures। तो जिस तरीके से रिसेंटली हमें कार्बन एमिशन CBAM मैकेनिज्म जो EU में देखने को मिला कार्बन एमिशन को लेकर के, इस तरह के कई सारे मेजर्स जो अदर कंट्रीज ने लिए थे, स्पेशली इंडिया ने COP28 में यूरोपियन यूनियन को ही टारगेट किया है और इंडिया ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी। इंडिया ने क्लियरली बोला है कि ये जो यूनिलैटरल जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स लिए जा रहे हैं, दीज ट्रेड मेजर्स आर
एक्चुअली अगेंस्ट द ट्रेड फैसिलिटेशन। तो ये जो फोरम है जहाँ पर ट्रेड को इम्प्रूव करने की बात करी जा रही है, तो उसके अगेंस्ट तो कंट्रीज यूनिलैटरली किसी भी तरह के पॉलिसी मेजर्स ना लें ऑन द बैक ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, ऑन द बैक ऑफ दिस इकोलॉजिकल चेंज, जैसा कि रिसेंटली ईयू ने लिया था सीबीएम मैकेनिज्म को लेकर के। और फिलहाल इंडिया को इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर विन विन की सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट है किसका, COP28 का, उसमें इस पर्टिकुलर यूनिलैटरल मैकेनिज्म किसी भी तरह के, हालांकि इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को टारगेट किया, लेकिन किसी भी तरह के जो यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स हैं, बैरियर्स हैं, उनको रिमूव करने की बात करी गई। उनके लिए हार्श लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करी गई, जिससे कि कंट्रीज जो हैं इस तरह के किसी भी और बैरियर्स को आगे प्रमोट ना करें। तो जो फाइनल टेक्स्ट है उसमें पैराग्राफ 154 में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट cooperating on the promotion of supportive and open international economic system is the aim of achieving sustainable economic growth, and countries should avoid imposing these types of unilateral trade measures, unilateral trade barriers on specific countries. So finally India इस particular aspect पर इंडिया को जीत मिली है। इंडिया ने strong language include कराई है इस final text में जो COP28 में के फाइनल टेक्स्ट में पब्लिश हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। $340 मिलियन फंड रेज बाय उड़ान सिग्नल्स पिकअप इन स्टार्टअप डील मेकिंग। तो उड़ान जो कि इंडिया का लार्जेस्ट B2B ई कॉमर्स फर्म है, उसने अप्रॉक्सीमेटली $340 मिलियन का फंड रेज किया है इन अ सीरीज ऑफ ई फाइनेंसिंग, और अभी तक का ये थर्ड लार्जेस्ट फंड है जो कि किसी कंपनी ने रेज किया है इन अ सिंगल राउंड। और रीजन क्या है, सिंपली to signal a slow return of deal momentum amid the tight liquidity conditions and because of the global economic cues। तो रिसेंटली हमें स्टार्टअप्स में जो फंडिंग का जो ट्रेंड था वो हमें उसमें थोड़ा सा डेक्लाइन देखने को मिला, लेकिन फिलहाल उड़ान ने जिस तरीके से इतना अमाउंट का फंड रेज किया, ऐसा कहा जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर फंड रेजिंग एक्सरसाइज could give impetus to slow रिटर्न ऑफ डील मोमेंटम। तो इकोनॉमिक जो ये फंड है अभी तक का थर्ड लार्जेस्ट फंड रेज्ड बाय एनी कंपनी इन अ सिंगल राउंड फॉर 2023। और इससे पहले अगर हम देखें तो फिनटेक फर्म जो है फोन पे, उसने $850 मिलियन का फंड रेज किया था इनटू दिस ईयर। और जो आईवेयर स्टार्टअप है लेंसकार्ट, उसने $5 मिलियन का फंड रेज किया था। और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर है उड़ान जिसने $340 मिलियन का फंड रेज किया। तो तीन बड़ी बड़ी फंड रेजिंग एक्सरसाइज हैं जो कि स्टार्टअप्स ने करी हैं इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस